हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सना। मेरी आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो एमए के हिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो पूरे इंटरेस्ट के साथ देखना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे हमेशा ही कहा है, आप जब भी बुक का नाम याद करें तो आप साथ साथ ये भी देखें कि उस बुक में जो है किस टॉपिक पर बात की गई है। ठीक है, तो ये जो एथेरियन सी है इसमें जो है व्यापार और वाणिज्य पर आधारित तथ्यों की बात की गई है इंडिया के। ठीक है, और जो इसका लेखक है वो है विल्फ्रेड हार्वे स्कॉप। ठीक है, तो आपको किसी भी बुक के बारे में दो बातें पता होनी चाहिए। पहला ये कि उसका राइटर कौन है और दूसरा ये कि उस बुक का कंटेंट क्या है। ओके फ्रेंड्स, मैंने जो अपना दूसरा क्वेश्चन लिया है वो 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड लिया है। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर जो है आपको हिस्टोरियंस की डिबेट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको जो है ये वाला टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसके बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो कब हुआ था और इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे। जैसे इसके प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ठीक है, जगदीशपुर। और ये जो प्रमुख केंद्र में ये जो रिवॉल्ट हो रहा था इसको जो है कौन नेता संचालित कर रहा था। जैसे दिल्ली में जो हो रहा था उसको बहादुर शाह संचालित कर रहे थे। कानपुर में जो हो रहा था उसे तात्या टोपे नाना साहिब जो है संचालित कर रहे थे। तो आपको जो है ये बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था इसके बारे में जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपने अपने व्यू दिए थे। जैसे वी.डी. सावरकर, एस.बी. चौधरी, अशोक मेहता, एम.एस. सेन, इन सारे हिस्टोरियंस ने जो है इस पर अपने अपने व्यू दिए हैं। वी.डी. सावरकर ने कहा है कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वाधीनता संग्राम था। तो वहीं एस.बी. चौधरी ने कहा है कि ये स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ठीक है, अशोक मेहता ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। एम.एस. सेन ने जो है इसे स्वतंत्रता का संग्राम कहा है। ठीक है, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि कौन से हिस्टोरियंस ने जो है 1857 रिवोल्ट के बारे में अपने क्या व्यू दिए हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने कहा है कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही पहला संग्राम था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आर.सी. मजूमदार। ठीक है, आर.सी. मजूमदार ने ही कहा है कि ये ना ही स्वतंत्रता संग्राम था और ना ही ये कोई राष्ट्रीय संग्राम था। ठीक है, तो आपको ये पता होने चाहिए और इसके साथ साथ और भी जो हिस्टोरियंस हैं उनके व्यू पॉइंट भी पता होने चाहिए। ठीक है, और उनकी बुक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया टुडे नामक ऐतिहासिक कृति में क्या वर्णित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया टुडे है वो आर.पी. दत्त की किताब है और इस बुक के अंदर जो है इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन को जो है डिस्क्राइब किया गया है। आर.पी. दत्त ने जो है इस बुक में भारत में ब्रिटिश उपनिवेश और आर्थिक शोषण संबंधी कार्ल मार्क्स के वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजीवाद के सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो ये क्वेश्चन है ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। ठीक है, आईएनसी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये जो अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनमें से आपको इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कभी कभी जो है बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन में आ चुका है कि जो कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 को मुंबई में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ऐसे ही जो है बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि कांग्रेस का जो
अधिवेशन हुआ था वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। या फिर प्रथम अंग्रेज़ अध्यक्ष कौन थे, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, ठीक है, पहली बार स्वराज शब्द का कौन से अधिवेशन में प्रयोग किया गया था, पहली बार जो है किस अधिवेशन में नेशनल एंथम को गाया गया था। तो इस तरह के जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, जो कि हुआ था 1896 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जो अध्यक्षता की थी M.A. सयानी ने, ठीक है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी इसलिए लिखा है क्योंकि 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गाया था, ठीक है। और आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन कौन सी बुक्स हैं, तो देवी चौधरानी, आनंद मठ, ये सारी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की किताबें हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीज राइज टू पावर पुस्तक किसके द्वारा रचित है। फ्रेंड्स, मैं अपने क्वेश्चन के साथ साथ जो है पिक्चर भी अटैच कर रही हूँ, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको जो है पिक्चर्स देखकर आंसर याद हो जाए, ठीक है। तो गांधीज राइज टू पावर जो किताब थी वो लिखी थी J.M. ब्राउन ने। इन्होंने जो है अपनी इस बुक के अंदर जो है किसानों के सहयोग के लिए जो भी गांधी जी द्वारा कार्य किए गए थे उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। और अपनी इस बुक में इन्होंने जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था 1917 में, उसके बारे में जो है डिटेल में बताया है। और खेड़ा के बारे में बताया है, अहमदाबाद में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में बताया है। इन्होंने खिलाफत आंदोलन, रोलट एक्ट, नॉन कॉपरेशन, मतलब जो गांधी की जो भी राजनीतिक सामाजिक गतिविधियाँ थी उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में इन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के किस शासक ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों को जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ चुका है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ज़ैन उल आबिदीन। ये जो है कश्मीर के शासक थे और इन्होंने ही जो है राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने के आदेश दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से जो है अकबर ने भी जो है महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद करवाया था रज़्मनामा के नाम से, ठीक है, जिसका अनुवाद जो है अबुल फ़ज़ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा पहला कारखाना अधिनियम कब लाया गया। फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है 6 अधिनियम बनाए गए थे, 6 कारखाना अधिनियम बनाए गए थे। 1881 में, 1891 में, 1911 में, 1920 में, 1934 में और 1944 में, ठीक है। जो 1881 का कारखाना अधिनियम आया था उस समय जो है लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, ठीक है। और इस अधिनियम की जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य करते थे उन पर अब रोक लगा दी गई थी और महीने में 4 दिन की छुट्टी दे दी गई थी। जो 1891 का कारखाना अधिनियम था उस समय जो है लॉर्ड लैंसडाउन का शासनकाल था, ठीक है। और इसकी मुख्य बात ये थी कि जो हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी दी गई थी और 9 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते थे उनके काम करने पर जो है रोक लगा दी गई थी और 1 दिन में जो है 11 घंटे काम करना सुनिश्चित किया गया था। जो 1911 का कारखाना अधिनियम था उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था, ठीक है। और जो मर्दों की जो काम करने के जो घंटे थे वो 12 घंटे को निश्चित कर दिए गए थे। 1922 का जो कारखाना अधिनियम था उस समय जो है लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था, ठीक है। और जो बच्चों की जो कार्य करने की जो घंटों की जो क्षमता थी वो 7 घंटे कर दी गई थी और 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की कारखाने में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। मतलब कि अब जो 12 से 15 साल के बच्चे थे वो कारखाना में काम कर सकते थे। 1934 का जो कारखाना अधिनियम था उस समय जो है लॉर्ड विलिंगटन का शासनकाल था, ठीक है। और इसकी जो मुख्य बात थी वो यह थी कि मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया। अल्पायु बच्चों की
कार्यविधि 5 घंटे निश्चित कर दी गई। श्रमिकों के चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है। और जो आखिरी जो कारखाना अधिनियम था, जो 1944 का कारखाना अधिनियम था, उसमें जो शासनकाल था वो लॉर्ड वेवल का था। और इस अधिनियम की जो मुख्य बातें थी वो यह थी कि नियमित कारखानों में श्रमिकों की जो काम करने की घंटे थी वो 9 घंटे थी। ठीक है। और कैंटीन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार सतीश चंद्र मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किस कारण को उत्तरदायी मानते हैं? ठीक है। तो इसका आंसर है जागीरदारी संकट। 1959 में सतीश चंद्र की पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट नाम की किताब का प्रकाशन हुआ था और सतीश चंद्र ने इसमें पहली बार मुगल साम्राज्य की संरचना के अध्ययन का गंभीर प्रयास किया था। सतीश चंद्र ने जो है मुगलों की, ठीक है, मुगल साम्राज्य की जो मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था थी उसकी जो है छानबीन की थी। उसके बारे में जो है डिटेल से जो है डिस्क्राइब किया है और उन्होंने मुगलों के पतन के लिए जागीरदारी संकट की थ्योरी दी है। उनकी जो बुक है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, इसमें जो है उन्होंने जागीरदारी संकट को डिस्क्राइब किया है और इसी को जो है मुगलों के पतन का मुख्य कारण माना है। इसी तरह एक और इतिहासकार हैं एम अतहर अली, इन्होंने भी जो है अपनी किताब द मुगल नोबेलिटी अंडर औरंगजेब में दक्कन राज्यों में जो जागीरों में आई कमी थी उसको डिस्क्राइब किया है और उसको जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना है। इसी तरह एक और इतिहासकार है इरफान हबीब, उन्होंने अपनी किताब द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में भी जो है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का जो है विश्लेषण किया है और उन्होंने पतन का जो मूल कारण माना है वो है कृषि संकट। ठीक है। फ्रेंड्स, आप सतीश चंद्र की बुक्स के नाम और उसके कंटेंट्स भी पढ़ लेना। जैसे सतीश चंद्र की कुछ बुक हैं, मिडिवल इंडिया फ्रॉम सल्तनत टू द मुगल्स, ये 2 पार्ट में है। दूसरी है मुगल रिलीजियन पॉलिसीज द राजपूत एंड द दक्कन, और है हिस्टोरियोग्राफी रिलीजन एंड स्टेट इन मिडिवल इंडिया। तो आप सतीश चंद्र की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी है जो आप देख लेना और उसके कंटेंट भी।